बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 का पार्ट 2 में हम रूल नंबर 6 से लेकर रूल नंबर 12 तक डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 6 बताता है इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग के हवाले से। तो इसमें दो तरीक़ेकार हैं। END रूल के तहत एक के अंदर इंक्वायरी होल्ड की जाती है और एक में डायरेक्ट नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। अगर अथॉरिटी ये समझे कि ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो एक इंक्वायरी होल्ड करे, तो वो डायरेक्ट भी अक्यूज़ को इन्फॉर्म कर सकती है और जिस डेट से अक्यूज़ को इन्फॉर्म किया जाएगा उस डेट से उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर इंक्वायरी के केस में जिस दिन ये ऑर्डर किया जाएगा तो ये प्रोसीडिंग उस ऑर्डर डेट से स्टार्ट हो जाएंगी। रूल नंबर 7 में जो पहला केस बताया गया है जहां इंक्वायरी डिस्पेंस विद कर दी जाती है, तो उसका एक प्रोसीजर ले डाउन किया हुआ है रूल नंबर 7 में। प्रोसीजर वेयर इंक्वायरी इज डिस्पेंस विद। अगर अथॉरिटी के ख्याल में इंक्वायरी करना ज़रूरी नहीं है तो फिर उसका तरीकाकार ये होगा कि वो अक्यूज़ को इन्फॉर्म किया जाएगा और वो इन राइटिंग इन्फॉर्म किया जाएगा। दो चीज़ें उसे बताई जाएंगी कि कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन से एलिगेशन है जिसके बिना पे ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा रही है, उसे स्पेसिफाई किया गया, चार्जेस स्पेसिफाई किए जाएंगे और जो पॉसिबल पेनल्टीज प्रपोज की जाएंगी जो कि इम्पोज की जा सकती हैं वो उसे इन्फॉर्म किया जाएगा। रूल 7 के बी के अंदर उन्हें एक्यूज को ये एक मौका दिया जाएगा कि वो पर्सनल हियरिंग में पेश हो जाए और उसका एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है जो कि 10 दिन से कम नहीं होना चाहिए और 14 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अनलेस के इस पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाए जैसा कि अथॉरिटी चाहे। इसे रिड्यूस या कम नहीं किया जा सकता, अथॉरिटी से एक्सटेंड कर सकती है 7B के तहत। 7C के तहत जिस दिन अक्यूज से जवाब मौसूल हो जाएगा, नोटिफिकेशन जो शोकाज नोटिस इशू होगा और उसके नतीजे में अक्यूज उसका जवाब दे देता है, उसके टाइम फ्रेम के अंदर अंदर दे देता है, और अगर वो जवाब नहीं देता तो फिर अथॉरिटी के पास ये अख्तियार हासिल है कि वो अवेलेबल रिकॉर्ड की बेसिस पे वो फैक्ट्स को एग्जामिन करेगी और डिटरमिन करेगी कि क्या इस पे चार्ज या चार्जेस प्रूव हो गए हैं। उसमें एक प्रोविजन दी गई है कि प्रोवाइडेड दैट शोकाज नोटिस जहां पे ये जवाब नहीं वसूल हुआ तो उस सूरत के अंदर इंक्वायरी जो प्रोसीडिंग्स हैं, सॉरी इंक्वायरी नहीं, प्रोसीडिंग को 30 डेज के अंदर अंदर फाइनलाइज करके डिसाइड करना होता है, सिवाय उनके जहां पे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अथॉरिटी हो। 7D के अंदर दोबारा यही बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हियरिंग दी जाएगी उस सूरत में अगर कोई किसी किस्म का कोई ऑर्डर पास किया जा रहा है पेनल्टी का, जैसा कि उसके एफ में पेनल्टी को मेंशन किया हुआ है इसी 7 के एफ के अंदर, इफ द चार्ज और चार्जेस हैव बीन प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो अगर कोई ऐसा ऑर्डर पास करते हैं, पेनल्टी का ऑर्डर पास करते हैं, तो उससे पहले पर्सनल हियरिंग लाजमी तौर पे उसे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। 7E के तहत जहाँ पे शोकस नोटिस दिया तो अथॉरिटी के पास पावर है कि उसके जवाब आने पे उसे एक्सोनरेट कर दे कि उसको, और वो इन राइटिंग वो बताएगा कि ये चार्जेस, अथॉरिटी बताएगी अक्यूज को कि ये चार्जेस प्रूव नहीं हुए। एफ के तहत ये प्रोविजन दी गई है अथॉरिटी को कि रूल नंबर 4 में जो पेनल्टीज बताई गई हैं, यानी कि मेजर पेनल्टी या माइनर पेनल्टी हैं, उनमें से एक या एक से ज़ायद पेनल्टीज इम्पोज की जा सकती हैं अगर एक्यूज के खिलाफ चार्ज या चार्जेस प्रूव हो जाते हैं। रूल नंबर 8 में प्रोविजन ऑफ रिकॉर्ड के मुतालिक बताया गया कि जब इंक्वायरी इनिशिएट करने की अथॉरिटी इजाज़त देती है या मुकर्रर करती है तो उसमें के अंदर जो इंक्वायरी ऑफिसर हो या इंक्वायरी कमेटी हो तो विद इन 7 डेज ऑफ द ऑर्डर अथॉरिटी जो है उसे रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगी, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगी उस इंक्वायरी ऑफिसर को या इंक्वायरी कमेटी को विद इन 7 डेज।
या इस पीरियड को एक्सटेंड भी कर सकती है, अथॉरिटी चाहे तो उसे अलाउ कर सकती है। रूल नंबर 9 में प्रोसीजर बताया गया है कि जो अथॉरिटी जब इंक्वायरी लाजमी करनी ही हो, जैसे कि रूल नंबर 7 में था, अगर इंक्वायरी ना करनी हो तो उसका प्रोसीजर रूल नंबर 7 में अभी हमने डिस्कस किया है। तो रूल नंबर 9 में प्रोसीजर बताया गया कि जहां पे अथॉरिटी पहले इंक्वायरी कराती है और उसके बाद फिर उसको डिसाइड करती है, ऐसी सूरत में तो वो एक ऑर्डर पास करेगी, इन राइटिंग पास करेगी, और उस ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। 9A के अंदर बताया कि सब्जेक्ट टू सब रूल 2, सब्जेक्ट सब रूल 2 9 का सब रूल 2 है, जो जब अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी होती है तो उसमें एक उसका कन्वीनियन मुकर्रर हो जाता है, अगर कमेटी है तो इसमें एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि जितना ये मुमकिन हो सके जब किसी की इंक्वायरी हो तो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी उससे सीनियर रैंक की होगी, सीनियर रैंक का ऑफिसर ही उसकी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। अगर वो इंक्वायरी जॉइंटली बहुत सारे लोगों के खिलाफ हो तो उन लोगों में से जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा उससे सीनियर जो ऑफिसर होगा वो इंक्वायरी होल्ड कर सकता है, या इंक्वायरी कमेटी में सीनियर रैंक का ऑफिसर होना चाहिए। 9B के तहत इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी प्रोसीजर के अंदर उसे ग्राउंड्स बताए जाते हैं कि ये जिस तरह हमने 7 के अंदर पढ़ा था, प्रोसीडिंग के ग्राउंड बताए जिसके अंदर चार्जेस बताए जाते हैं, क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है, और उसमें अपॉर्चमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं। ये अक्यूज को कम्युनिकेट किया जाता है विद इन 14 डेज के अंदर। जब इन प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो 14 दिनों के अंदर अंदर अक्यूज को उसे इन्फॉर्म किया जाता है इन राइटिंग। उसके बाद 9B के तहत एक डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव बाय डेजिग्नेशन अपॉइंट किया जाता है जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को फैसिलिटेट करता है। 9D के तहत डायरेक्शन टू द अक्यूज, इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो अक्यूज को डायरेक्शन देता है कि वो अपना रिटन डिफेंस इंक्वायरी ऑफिसर या उसके कन्वीनियर को जमा करवाए, लेकिन इसके लिए एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है जो कि 10 दिनों से कम नहीं होना चाहिए और 14 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस पीरियड को अथॉरिटी चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है। अब सब रूल 2 को देखते हैं। 9 का सब रूल 2 है, इन केस वेयर द मोर, हम जैसे पहले भी इसको जिक्र कर चुके हैं, अगर एक से ज़्यादा लोगों के खिलाफ इंक्वायरी हो या अगर एक के खिलाफ भी हो तो जो उससे सीनियर रैंक ऑफिसर होगा वो इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। अगर जॉइंटली एक से ज़्यादा लोगों की हो रही है तो जो उसमें से सबसे ज़्यादा सीनियर होगा उससे सीनियर ऑफिसर ही उसकी इंक्वायरी होल्ड कर सकता है। सब रूल 3 के अंदर विटनेसेस की जो लिस्ट ऑफ विटनेसेस है वो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी को प्रोवाइड की जाती है। इन केस सब रूल 4 में है, in case inquiry officer or any of the member of the inquiry committee is required to be replaced, किसी भी वजह से अगर इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी में से किसी को रिप्लेस करना पड़े तो अथॉरिटी जो है ना उसके लिए एक रिटर्न ऑर्डर करेगी और उसे चेंज करेगी। अब आ जाते हैं रूल नंबर 10 में। यहाँ पे प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर एंड इंक्वायरी कमेटी। अब उनके लिए एक प्रोसीजर ले डाउन किया गया है कि जो इंक्वायरी ऑफिसर या इंक्वायरी कमेटी बनेगी वो किस तरह से अपनी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेगी। जब अक्यूज की तरफ से रिटर्न रिप्लाई मिलेगा तो उसे विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड में मिले या एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर मिले, और अगर इन केस वहां पे अक्यूज उसे जवाब नहीं देता इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर को, तो फिर वो इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो डिटरमिन करेगा कि क्या चार्ज और चार्जेस उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ऑरल एविडेंस की बुनियाद पर साबित करेगा कि क्या चार्जेस प्रूव हो गए हैं। अगर वो ऐसा समझता है तो वो उसे एक्स पार्टी कर सकता है कि जब उसके उस सूरत में उसका जवाब मौसूल ना हो। ये सब रूल और में हम अच्छा, इसमें सब रूल 1 में 10 के सब रूल 1 में एक बात कही गई है कि जब कोई विटनेसेस पेश किए जाएंगे, कोई एक पार्टी भी विटनेस पेश करेगा
تو دوسری پارٹی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ ان وٹنس کو کراس ایگزامن کر سکتے ہیں۔ 9 کا سب رول 2 میں جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ اگر وہ ایکیوز جواب جمع نہیں کراتا تو انکوائری کمیٹی یا انکوائری آفیسر اس کیس کو ایکس پارٹی کر سکتا ہے۔ سب رول 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ انکوائری کی جو پروسیڈنگ ہوں گی یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہوں گی اور اس میں کوئی بھی اجورمنٹ یا اس کا ٹائم ایکسٹینشن نہیں دیا جائے گا، ایکسیپٹ اس کی اگر ہو تو وہ ریزن ریکارڈ کی جائیں گے، اور یہ جو ٹائم ہے اجورمنٹ کا یہ 7 دنوں سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ سب رول 4 9 کا سب رول 4 کے اندر ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوں گے وٹنسز کی وہ ریکارڈ کی جائیں گے اور ڈپارٹمنٹل ریپریزنٹیٹیو اور اکیوز کی موجودگی میں ریکارڈ کی جائیں گی، ان کے موجودگی ہونا ضروری ہے۔ سب رول 9 کا سب رول 5 کے اندر اگر انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی یہ محسوس کرتی ہے کہ جو ایکیوز ہے وہ اس انکوائری پروسیڈنگ پر اٹیمپٹ کر رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس کو ہیمپر کر سکے، اسے ڈسٹرب کر سکے یا اس کی پروگریس کو سلو ڈاؤن کر سکے یا اس پہ کوئی ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کرے کہ انکوائری کی پروسیڈنگ میں خلل ڈالے، تو ایسی صورت میں انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی اسے وارن کریں گے، اور پھر اس کے علاوہ اگر پھر بھی وہ باز نہیں آتا، اس وارنے کے باوجود باز نہیں آتا، تو پھر وہ اپنی فائنڈنگ دے دے گا اس افیکٹ پہ، اور وہ ایسا طریقہ کار جو اسے مناسب سمجھے وہ طریقہ کار اڈاپٹ کرے گا جو کہ ان دا انٹرسٹ آف جسٹس اور اسے وہ ایکسپیڈائٹ کرے۔ 9 کا سب رول 6 کے اندر اگر ایکیوز جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈ پر وہاں سے ایبسینٹ ہو جاتا ہے، وہ انکوائری کو اٹینڈ نہیں کرتا یا انکوائری کمیٹی کو اٹینڈ نہیں کرتا، تو وہ ایسا سمجھا جائے گا کہ وہ انکوائری کو جو ہے نا وہ ہیمپر کر رہا ہے، اس میں ڈسٹربنس کریٹ کر رہا ہے اس کی پروگریس میں۔ انلیس یہاں ایک پروویژن ہے کہ انلیس کے میڈیکل لیو جو ہے وہ جو اس نے اپلائی کی ہے وہ اتھارٹی اسے سینکشن کر دے اور ریکمینڈ کر دے بائی دا رجسٹرڈ آتھرائزڈ میڈیکل آفیسر، ادروائز وہ یہ سمجھا جائے گا جیسے سب رول 5 میں کہا گیا ہے کہ وہ انکوائری کو ہیمپر کرے تو اس کے خلاف پھر وہ وارننگ ایشو کر سکتے ہیں۔ 9 کا سب رول 7 کے اندر The inquiry officer and inquiry committee shall complete the inquiry within 60 days، یہاں ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ 60 دنوں کے اندر اندر، یا اگر اتھارٹی اسے ایکسٹینڈڈ پیریڈ الاؤ کرتی ہے تو اس کے اندر وہ اپنی انکوائری کو کمپلیٹ کرے گا۔ یہ 60 ڈیز کا پیریڈ اس کا سٹارٹ ہوگا فرام دا ڈیٹ آف پروسیڈنگ آف انکوائری کا، اور اس کی پھر وہ رپورٹ سبمٹ کرے گا جو کہ ودن 7 ڈیز جب بھی انکوائری کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے 7 دنوں کے اندر اندر اتھارٹی کو اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گا۔ اس انکوائری رپورٹ کی فیچر یہ ہونے چاہیے کہ اس کے اندر کلیئر کٹ فائنڈنگز ہونے چاہیے، اس کے اندر کلیئرلی اور اسپیسیفک ریکمنڈیشن ہونی چاہیے کہ آیا وہ اس بنیاد پر اس انکوائری کو جو ہے نا اس ایکیوز کو ایگزونریٹ کر رہا ہے یا اس پہ مائنر اور میجر پینلٹی کو امپوز کر رہا ہے۔